जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। देखिए आज फाइनली रामलला तो आ ही गए हैं अपने स्थान पे जहां उनको होना चाहिए था, और काफ़ी उत्साह के साथ पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम सभी ने इसको मिल करके मनाया। एक बहुत बड़े दिन के रूप में मानिए दिवाली टाइप से आज मनाया गया। तो सबों को चलिए जय श्री राम के साथ ही शुरू करते हैं। और जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं भगवान राम उन्हें सफलता दिलाए और जो मुकाम चाहते हैं वो मिले। और अंत में तो जानते ही हैं कर्म ही पूजा है, तो क्यों ना कर्म शुरू किया जाए। तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्लास 10th का एक मॉडल सेट को शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। साइंस का 50 क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन मात्र नहीं होने वाला है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और ख़ास करके जो 10th के बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम देना है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परावर्तक सतह जो होता है ना किसी गोलीय दर्पण का, उसका ई वाला व्यास पूछ रहा है, ये वाला दूरी। तो इस दूरी को जो है ना मुख्य फोकस नहीं, द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। इंग्लिश में ये एपर्चर होता है, याद रखिएगा एपर्चर, इसी को एपर्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। आप किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? डी के साथ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना सर, वह धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है। और डी तो देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ण रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है या सबसे ज़्यादा होता है? इंग्लिश में विच कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ? तो लाल कलर में लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है और बैंगनी में सबसे कम होता है। याद रखिएगा एक वर्ड VIBGYOR। अगर आप स्पेक्ट्रम देखे होंगे किसी प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जो 7 रंग में बढ़ता है वही ये 7 रंग है। इसको वर्ण विक्षेपण भी आप कहते हैं। सबसे ज़्यादा विचलन अगर पूछे तो बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम विचलन की बात करें तो लाल रंग का होता है। ये भी पूछता है कि सबसे कम लाल रंग क्यों विचलित होता है? सबसे कम क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है सर इंग्लिश में जिसको वेवलेंथ कहते हैं वह सबसे अधिक होता है। किस रंग का? लाल रंग का। यही कारण है कि सिग्नल के रूप में हम लोग लाल रंग का यूज़ करते हैं, खतरा के लिए लाल रंग का यूज़ करते हैं। इसके अलावे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हम लाल रंग से लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे, और डेंजर में भी लाल रंग का यूज़ किया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सिंदूर क्यों लाल लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है कि दूर से पता चल जाए कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसीलिए सिंदूर का रंग क्या होता है? लाल होता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो ऑन विच पार्ट ऑफ द आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉल्स? तो ये जो प्रतिबिंब बनता है आँख के रेटिना पे बनता है। आँख देखे होंगे, आँख के रेटिना पे, यहाँ रेटिना होता है, इसी रेटिना वाले भाग पे क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछ दे कि आँख में लगा ये लेंस कौन सा लेंस होता है? तो सर उत्तल लेंस होता है। ये भी याद रखिएगा, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इसी का पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन की क्षमता होती है। आँख को छोटा और बड़ा नेत्र लेंस को करके आप नज़दीक और दूर की वस्तु देख सकते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। इसके अलावे न्यूनतम दूरी पूछ ले, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अनंत दूरी अगर पूछे सर तो इन्फिनिटी पे होता है। ये भी बात याद रखिएगा। राम लला आ गए हैं। आगे बढ़िए, 5वां क्वेश्चन
कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक सर किस माध्यम में है? निर्वात में है। सबसे अधिक किस माध्यम में है? निर्वात में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? दैट इज वैक्यूम। दूरदृष्टि वाला कहाँ का वस्तु को साफ साफ देखेगा? तो दूर दृष्टि वाला जो व्यक्ति है ना, वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, परंतु नज़दीक के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। याद रखिएगा। तो दूर दृष्टि रहते हुए भी जब दोष हो ना, उसी को कहते हैं सर दूर दृष्टि दोष, यानी दूर का दृष्टि है फिर भी दोष है, इसीलिए मतलब दूर का वस्तु देख सकते हैं, नज़दीक का नहीं देख सकते हैं, उसी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष का एक और नाम याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया होता है। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि में हाइपरमेट्रोपिया। और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? अगर ई बतवा पूछ देना सर, तो उत्तल लेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं उत्तल लेंस को? कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। या इसी को सर कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग हिंदी में अभिसारी लेंस इसी को कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन से कितनी बातें क्लियर होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज द कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर द रिफ्लेक्टेड बीम। ध्यान से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपको सब नहीं बताएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत शानदार जानदार है। समतल दर्पण लेने कह रहा है ना, तो समतल दर्पण ये ले लीजिए। इस पर कन्वर्जिंग मतलब हुआ ऐसे, कैसे, ऐसे। तो जो कन्वर्ज करते आएगा वो डाइवर्ज होते हुए जाएगा। हंसते हुए जो आएगा रोते हुए जाएगा, रोते हुए आएगा हंसते हुए जाएगा। मतलब कन्वर्जिंग क्या होगा? अपसारी हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं जितना ये कोण होता है उतना ही ये कोण भी बनता है। आगे बढ़िए। 8वां सवाल देखिए, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? देखिए, एक प्रिज्म से जब एक वर्णी का मतलब हुआ इफ अ मोनोक्रोमेटिक रे पासेज थ्रू द प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैपन। तो एक बात बताइए, अपवर्तन तो होगा ही, उसको कलर से मतलब नहीं है। अपवर्तन होगा, विचलन भी होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण के लिए क्या चाहिए? एक वर्ण से वर्ण विक्षेपण होगा सर कभी? वर्ण विक्षेपण मतलब अलग अलग रंगों में बंटना। तो जब एक गो रंगे हैं तो अलग से रंग कहाँ दिखाएगा? यानी डिस्पर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 9 नंबर, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? वायु में कांच के उत्तल लेंस की, एक कांच क्या उत्तल लेंस है सर? तो कांच का उत्तल लेंस की बात हो रही है ना, तो उत्तल लेंस मतलब क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। किस ऑप्शन के साथ जाइए? बी के साथ। इस पे अभी डिस्कस किए थे। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण की कितनी बार अपवर्तन होगी? हाउ मेनी टाइम्स विल अ लाइट रे इंसिडेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल वाटर ड्रॉप अंडरगो रिफ्रैक्शन? तो एक बात बताइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लिए ना, तो ये देखिए आपका एक ये है, तो एक कितने बार रिफ्लेक्शन होगा? एक बार ई सतह से, एक बार ई सतह से होता है ना, 2 बार। इंद्रधनुष में यही तो घटना होती है, तो कितने बार होगा? 2 बार होगा सर। कितने बार होगा? 2 बार होगा। स्विच लगाए जाते हैं, ए स्विच देखे होंगे तो लाइन वाला आदमी सर जानता होगा। स्विच आर कनेक्टेड इन, तो स्विच जो होता है वह किस तार में लगता है? गर्म तार में। हॉट यानी पॉजिटिव में लगता है। गर्मी होता है ना, इसका अगर गर्म तार का रंग पूछ दे ना तो लाल होता है। जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? बताइए। जूल पर कूलाम इज नोन एज, जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? तो देखिए, जूल मतलब कार्य होता है, कूलाम मतलब क्या होता है? आवेश। तो कार्य बटा आवेश कहते हैं किसको? विभव को। विभव मतलब पोटेंशियल, विभव मतलब
पोटेंशियल को सर, और पोटेंशियल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? डी के साथ जाइए। चलिए 13वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछ रहा है सर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑन विच इफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, ना 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 बाबा ना। कौन से? चुंबकीय प्रभाव पर, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट पर कौन काम करता है सर? कौन? इलेक्ट्रिक बेल। डायनमो का नाम सुने होंगे। डायनमो किसको किस में बदलता है? जो डायन को मोहित कर ले वही होता है डायनमो। तो डायनमो यानी कि डायनमो का इंग्लिश भी डायनमो ही होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसी को डायनमो कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है कौन? मोटर। मोटर जो होता है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, ये भी याद रखिएगा सर। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? द कलर डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। जब कलर की बात हो रही है तो वर्ण विक्षेपण की बात होगी ना सर। किसकी? डिस्पर्जन की। कलर मतलब अभी दिखाए थे ना 7 रंगों में बटना, विव जी वाई ओ आर, विविग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण की बात होगी। एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? द इमेज फॉर्म्ड इन अ रेयर व्यू मिरर ऑफ ए मोटर कार। तो देखिए रेयर व्यू मतलब साइड मिरर, पीछे देखने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं ना साइड मिरर। तो साइड मिरर में हमेशा कैसा बनेगा? ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज बनता है वह छोटा होता है, ताकि आप बृहद क्षेत्र को देख सके। चलिए 18वां क्वेश्चन लिखिए। एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। विद्युत द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सेल अपॉन ड्रॉइंग करंट डज। तो बताइए क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल से अधिक, दोगुना, या देखिए विद्युत वाहक बल से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप प्रवाहित करेंगे तो इसके सिरों के बीच विभवांतर, तो एक बात बताइए, तार से या इसका जो भी इसमें कंडक्टर लगा है उसका अपना रेसिस्टेंस होगा ना, इसीलिए घट जाता है, कम हो जाता है सर। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण में कहाँ रखा है वस्तु? देखिए ध्रुव और फोकस के बीच। तो याद कीजिए वो गुजरा हुआ जमाना, यही है अवतल दर्पण। सर अवतल दर्पण को और क्या कहते हैं? इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, और कॉनकेव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब इसके लिए वर्ड होता है। ये रहा आपका क्या? ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। यहाँ रखिएगा एक समांतर किरण, प्रकाश की किरण क्या होती है? फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरा ले लेते हैं जो वक्रता केंद्र की ओर आ रही है प्रकाश की किरण, वह उसी पथ पर वापस हो जाती है। ये इसी पथ पर वापस हो जाएगी। देखिए जो इधर गई वो इसी पथ पे वापस हो गई। तो इधर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ फैलते जा रहा है, तो डॉटेड लाइन हम लोग बढ़ाएंगे। डॉटेड लाइन जैसे ही बढ़ाते हैं सर, यहाँ देखिए मीट किया ना, यहीं बना इमेज। ए डैश बी डैश आपका इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट था, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा होगा। आवर्धित मतलब देखिए आवर्धन के केस में बड़ा का मतलब हुआ आवर्धन एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा ये होगा क्या? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और वैसे भी मध्य में है तो सीधा सीधी दोगुना। ये फिगर भी बनाने के लिए आना चाहिए सर, फिगर तो आपको बनाने आना चाहिए।
20वां सवाल लीजिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होंगे? जीवाश्म ईंधन जब भी जलेगा तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा। कौन सा ऑक्साइड बनेगा? कार्बन का ऑक्साइड बनेगा। जीवाश्म ईंधन में कार्बन होता है, इसीलिए कार्बन का ऑक्साइड बनेगा। कार्बन का संकेत सी होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को रो से सर डिनोट करते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, रोना नहीं है आपको, रो। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट ओम मीटर होता है सर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। ओम तो प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का होता है। आगे बढ़े, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये वेबर हो जाएगा। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, आगे बढ़िए। 23वां क्वेश्चन लीजिए, समांग माध्यम से प्रकाश का गमन करता है, लाइट ट्रेवल्स इन होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर मतलब जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट क्या हो? सेम में हो, एक के जैसा हो। हवा है तो यहाँ से वहाँ तक हवा हो और हवा में भी एकदम कंपोजिशन सेम हो। खेत जब लेवला जाता है ना, तब जो कंपोजिशन हो गया मतलब सेम हो गया। लेवल करते हैं यूनिफॉर्म करने के लिए, तो बताइए क्या होगा? सरल रेखा में जाएगा। जब कंपोजिशन सेम है तो सर किस रेखा में? सरल रेखा में गमन करेगा, क्योंकि उसको डाइवर्ज कन्वर्ज करने वाला कोई नहीं रहेगा। 24, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण पुंज गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी गुजरे तो वर्ण विक्षेपण कहाँ से होगा? सर वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अभी तो किए हैं स्टेप का क्वेश्चन को, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणात्मक आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम आवेश बनाते हैं, तो देखिए Q बराबर फॉर्मूला होता है N × E, तो N बराबर सर हो जाएगा Q यानी कि 1 कूलाम बटे E, 1.6 गुना 10⁻⁻19। इसको जब हल करते हैं तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आता है। याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट पूछता है और खूब धज्जी उड़ा करके पूछता है, तो आपको भी कलम तोड़ के लिख देना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने का चीज नहीं है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, व्हाट कैन बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन? pH पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात होती है। तो एक बात बताइए, नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला सॉल्यूशन दुनिया में कौन है? अम्लीय सॉल्यूशन होगा। अम्ल का गुण है जो लाल लिटमस पत्र को लाल कर दे, उसी को अम्ल कहते हैं। और अम्ल का pH मान होता है सर 7 से कम। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो बताइए 7 से कम वाला एक गो ऑप्शन है कि नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा आपको। 27 नंबर देखिए, लोहे की परमाणु संख्या, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन पूछ रहा है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन होता है, आयरन का सर संकेत Fe होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 26 हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सर। सल्फर का संकेत कितना होता है? S होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 16। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप जानते होंगे तो 2 8 6 होगा, और 6 का मतलब बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता तो भी इसका कितना होता? 6 इलेक्ट्रॉन ही होता। ऑप्शन नंबर इंग्लिश में भी सी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइए? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 29वां सवाल, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब एल्युमिनियम पर मोटी परत लगता है ना सर, तो उसको एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर जो मोटी परत जमता है ना, तो उसको कहते हैं एनोडाइजिंग यानी एनोडीकरण। और ये जस्तीकरण होता है। लोहे पर जस्ता का जो परत चढ़ाया जाता है ना, उसको जस्तीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं।
30वां सवाल आपके लिए रहा आपके स्क्रीन पे ये, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा क्रियाशील, अब बीच हटवा देते हैं। ये सर मेथेन है, ई का है मेथेन है, CH4 मतलब मेथेन होता है, मेथेन इंग्लिशों में ये मेथेने होता है। अब मेथेन मतलब अल्केन है। ये देखिए ये एथेन है, एथेन मतलब ये भी क्या है सर? अल्केन है। उसके बाद देखिए C2H4 का मतलब हो गया ये अल्कीन है, जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन, मतलब CnH2n के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, और CnH2n मतलब अल्कीन होता है, इसका नाम एथीन है। एथीन इंग्लिश में एथीन लिखते हैं, इसको समझ गए? इथाइन गैस, इसी एथिलीन गैस इसी को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये C3H8 यानी कि प्रोपेन है, और प्रोपेन मतलब अल्केन है सर। तो एक बात, अनसेचुरेटेड जो होगा दुनिया में ज़्यादा क्रियाशील करने कौन चाहेगा? जो सिंगल रहेगा वही न मिंगल होना चाहेगा, जो अनसेचुरेटेड है, जो असंतुष्ट है वही न संतुष्ट होना चाहेगा। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? सी के साथ। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ये तो एकदम धज्जी उड़ा के जानते होंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, और इसका रासायनिक नाम अगर पूछ देना सर आपको तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखिएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। चलिए 32वां सवाल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है, याद रखिएगा। जनरली रासायनिक समीकरण में LHS में हम लोग किसको रखते हैं? अभिकारक को जनरली कह रहे हैं, हमेशा नहीं कह रहे हैं, और RHS में उत्पाद को रखते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। टूथपेस्ट कैसा होता है सर? आपके टूथपेस्ट में नमक है, आप सुने होंगे, गलती देता है प्रचार, टूथपेस्ट में नमक नहीं, हमको क्षार चाहिए। टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। कह दीजिएगा प्रचार वाला को, गलती आप करते हैं, टूथपेस्ट में नमक नहीं चाहिए, टूथपेस्ट में क्या चाहिए? क्षार। देखिए ऐसा क्यों होता है, मुंह जो होता है ना, आपका माउथ जो होता है ना, इंग्लिश में बेसिक हो जाएगा, माउथ जब आप खाना वगैरह खाते हैं ना, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो HCl एक्सक्रिएट होता है, मतलब एसिड एक्सक्रिएट होता है, तो मुंह का जो है एसिडिक बढ़ जाता है, एसिडिटी मतलब एसिडिक ज़्यादा हो जाता है माउथ, और एसिड ज़्यादा होना मतलब pH गिरेगा। अब pH गिरने का मतलब हुआ धीरे धीरे दांत आपका सड़ने लगेगा। उसी को बचाने के लिए हम लोग टूथपेस्ट डेली भोरे भोरे जो करते हैं उठ करके, उसका गुण कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। लेकिन बुझा गया ना, प्रचार वाला गलती बात बोलता है, तो क्षारीय गुण होना चाहिए। कैसा गुण? क्षारीय गुण। और क्या कह रहे थे? हाँ, जनरली 2 बार करना चाहिए ब्रश। वैसे बहुत लोग नहीं, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं जनरली। 2 बार क्यों करना चाहिए? क्योंकि HCl तो हमेशा एक्सक्रिएट होता है ना, तो माउथ का pH गिरते रहता है, तो दांत का डीके इजीली हो जाएगा अगर आप रेगुलर इंटरवल पे उसको टूथपेस्ट से क्या करेंगे? उसको क्षारीय नहीं बनाएंगे। इसलिए 2 बार करना चाहिए, संभव हो तो 3 बार करिए, लेकिन उतना टाइम ही नहीं रहता है। कार्बोक्सिल समूह किसको कहते हैं? कार्बोक्सिल समूह COOH को कहते हैं। कार्बोक्सिल समूह किसको कहते हैं? COOH को कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? बताइए किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? 35वां सवाल आपके लिए रहा। तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रिस्पॉन्सिबल जो है वो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जानते हैं जल में जब सल्फर डाइऑक्साइड सर घुलता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ये बतवा भी पूछता है, याद रखिएगा। निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो एक वर्ड याद रखिएगा। क्या आपको याद क्या रखना है जानते हैं? याद रखिएगा आप, फेकोनी, याद रहेगा, फेकोनी। क्या कहा हमने? क्या याद रखना है? फेकोनी।
तो फे मतलब Fe, को मतलब CO, एन नी मतलब Ni। तो आयरन का 26 याद रखिए, कोबाल्ट 27, निकेल 28, 26 27 28। तो निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है? 27 होता है। निकेल का परमाणु संख्या 27 होता है। एक कांच परख नली में दिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो विलयन कौन सा था? एन आयरन नेल वाज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन केप्ट इन ए टेस्ट ट्यूब। आफ्टर हाफ एन आवर इट वाज observed that color of the solution has been changed. The solution in the tube was, बताइए सॉल्यूशन क्या था? तो एक बात बताइए, सॉल्यूशन का कलर तब चेंज होगा जब आयरन आकर के कोई रिएक्शन करेगा। जब तक आयरन आकर के रिएक्शन नहीं करेगा तब तक कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा सर? अगर ये बात पूछ दे तो कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी विस्थापन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन नहीं, क्योंकि एक तरफ धातु एक तरफ सॉल्यूशन, मतलब उभय विस्थापन नहीं हो सकता है, एकल विस्थापन होगा। तो आयरन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? जो इससे कम पावरफुल हो, उसी को ना उसके सॉल्यूशन से। हम आएंगे किसी को चेयर पे से कहेंगे उठ हट, हमसे पावरफुल रहेगा, 2 लात मार देगा हमी को, नवाब बनता है। तो हम किसको हटा सकते हैं? वही जो हमसे कमजोर है, उठो यहाँ से हटो, तो हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो हटने के लिए पावरफुल होना होगा, और पावरफुल होगा तो ही अपने से कमज़ोर को हटाएगा। तो आयरन से कमज़ोर जिंक है सर? नहीं है। आयरन से कमज़ोर आयरन तो नहीं है। आयरन से कमज़ोर एल्युमिनियम भी नहीं है। कॉपर तो हाइड्रोजनों से कमज़ोर है, इसलिए इसको आयरन हटा देगा। यहाँ CuSO4 लीजिएगा ना, ये इसको हटा करके ई हटाएगा इसको, और इसका स्थान लेकर के SO4 बना लेगा, Cu बना लेगा। समझ गए? ये रिएक्शन होगा तब कलर चेंज होगा। 38, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? बताइए। किसको? एथेनॉल को जब भी आप किसके साथ गर्म कीजिएगा? सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कीजिएगा। तो पूछ रहा है एथेनॉल मतलब C2H5OH को सांद्र H2SO4 के साथ हीट कीजिएगा, OH को भगा देता है यहाँ से, ये क्या बना लेगा? C2H6 बना लेगा। मतलब कि, लेकिन ये बनना चाहिए, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपर रूप है? हीरा किसका अपर रूप है? बताइए। तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, ये तो बचपने से जानते होंगे। हीरा, ग्रेफाइट और C60 फुलेरिन क्रिस्टलीय अपर रूप है, याद रखिएगा। कैसा अपर रूप है? क्रिस्टलीय अपर रूप है। 1 ग्राम सोने को, सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना, तो 1 ग्राम सोना को, बाबू सोना वाला सोना नहीं, सोना गोल्ड, तो 1 ग्राम सोना को हम लोग कितने में बदल सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। आप सोच सकते हैं दिखना बंद हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं, इतना तन्य होता है। दुनिया का सबसे तन्य धातु पूछ दे तो सोना होता है। निम्नांकित में से बेंजीन, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? जल में विलय कौन होगा? तो इसका तो बड़ा आसानी से आप लोग लगा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। खूब पीते हैं गर्मी में कि ठंडा में? C6H12O6, यही जल में विलय होता है। ये सब कार्बनिक यौगिक है, जल में जल्दी विलय नहीं होगा। अगला सवाल लीजिए, 42, निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? अमलगम होने के लिए एक बात याद रखिएगा, अमलगम में जो एक फिक्स होता है ना, फिक्स एलिमेंट जो होता है वो Hg मतलब मरकरी मतलब पारा होता है। तो Hg इसमें है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, तो Hg किस में है? जिसमें है Hg वही आंसर हो जाएगा, यानी ये सोडियम अमलगम है। एथिलीन का IUPAC नेम, एथिलीन अभी हम कहीं बताए थे, एथिलीन का सर फॉर्मूला होता है C2H4, और एथिलीन का IUPAC नेम पूछ रहा है, तो बताइए एथिलीन का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? C2H4 को क्या कहेंगे? एथीन, एथीन है। कौन सा ऑप्शन है? एथीन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। एसिटिलीन पूछता तब एथाइन होता। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक एक बातें याद रखिएगा तभी महान बनिएगा।
ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8O होता है, इसका क्रियाशील समूह क्या होगा? तो नाम में क्या लगा हुआ है सर, बताइए नाम में क्या लगा हुआ है? ऑन। इंग्लिशों वाला में यही लगा होगा, कहाँ लगा है? ब्यूटेनॉन। ऑन सफिक्स किसका होता है? कीटोन का। तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें याद रखिएगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोनिक। अल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अल्काइन की बात कर रहा है, अल्काइन। तो अल्काइन देखिए, अल्काइन मतलब अल्काइन का पहला मेंबर लीजिएगा तो यही ना होगा। तो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध है? 1 2 3। कितने? 3 है। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेवार Hg का मतलब पारा अर्थात मरकरी का अयस्क है, याद रखिएगा। किसका? मरकरी अर्थात पारा का। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि से होता है? सांद्रण पूछ रहा है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निस्तापन नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं निस्तापन, इसका ये फेन उत्प्लावन विधि हो जाएगा। 4th फ्लोटेशन मेथड से होता है, याद रखिएगा। अगला 48, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस होती है? जब जल का अपघटन होता है ना, तो एनोड जो होता है ना, एनोड वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड, और कैथोड जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो बताइए निगेटिव पे कौन सा गैस आएगा? जो अपने आप में पॉजिटिव कैरेक्टर रखेगा। तो पॉजिटिव कैरेक्टर जल में कौन रखता है? हाइड्रोजन रखता है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और एनोड पर ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है? तो अधात्वी गुण वाला कौन होता है? हेलोजेंस जो होता है ना, हेलोजेंस ग्रुप 17 का, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सबसे अधिक अधात्वी गुण रखता है अपने में, याद रखिएगा। तो इसी में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 50वां और अंतिम सवाल लेते हैं आज के लिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये है नीला तोता तुतिया का रासायनिक सूत्र। नीला जब भी वर्ड यूज हो जाए ना, तो नीला रिलेटेड होता है कॉपर से, याद रखिएगा। तो नीला तोता, जिसको नीला तुतिया कहते हैं या इंग्लिश में ब्लू विट्रियोल कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। अगर आपसे पूछ दे वाइट विट्रियोल का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। वाइट विट्रियोल यानी कि उजला थोथा या उजला तूतिया का फॉर्मूला पूछ दे, तो वाइट के केस में क्या होता है? ZnSO4 × 7H2O। एक एक बतवा को याद रखना है। कभी कभी ग्रीन विट्रियोल भी सर पूछ देता है। कौन सा विट्रियोल? ग्रीन विट्रियोल भी पूछ देता है। ग्रीन विट्रियोल का हिंदी हो जाएगा हरा थोथा या हरा तूतिया। तो हरा वर्ड का मतलब आयरन का सल्फेट, इसमें भी 7H2O। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जिप्सम, इप्सम, उसके बाद से POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, पोटाश एलम, सोडा एस, ये सब जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थे इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन केवल नहीं था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं पुनः इसी तरह के आप सेट के साथ, जिसमें एक एक ऑप्शन एक एक ऐसा नॉलेज आपका बढ़ाएगा ना कि पूछिए मत। तो इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है कि हम आकर के अखबका देंगे और आप समझ लेंगे। तो इसलिए प्लीज़ इस मेहनत को थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा, बहुत बहुत धन्यवाद।